Hello learners, welcome to IAS Marathon. Here I am back with a new lesson and this is all about President of India part 2 and this is the last part. भारत के राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं. सो जुड़े रहें, लाइक करें जितना हो सके, उतना शेयर करो जितना आप कर सकते हैं. पार्ट फर्स्ट में काफ़ी कुछ जान लिया हमने. इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह, ओथ टर्म और इनके किस तरीके से इलेक्शन होते हैं वो सब हमने देख लिया. राइट. अब इसमें देखेंगे पावर इन द फंक्शन एंड इनके वीटो पावर क्या क्या है वो सब. ठीक है. तो 7 तरह की पावर यहाँ पे देख सकते हैं आप. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स. राइट. सो पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की. तो एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि और जो प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन है एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड. सो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके नाम पर लिए जाते हैं भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किनके नाम पर लेती हैं? राष्ट्रपति, बिल्कुल. अब जितने भी ऑर्डर्स या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं इनके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पर, उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के राष्ट्रपति हमारे रूल्स बना सकते हैं. ओके. उसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो बिजनेस, यूनियन गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए भी रूल बना सकते हैं. एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो काम हैं उनसे रिलेटेड, बिजनेस के अलोकेशन से भी रिलेटेड चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जो है रूल्स बना सकते हैं. ये प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, जो प्रधानमंत्री इनको लिस्ट देते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनको ये अपॉइंट करते हैं और ये इनके प्लेजर पे यानी कि प्रेसिडेंट्स प्लेजर पे यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करते हैं. नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट लो ऑफिसर ऑफ द इंडिया होता है. एंड इसके रिम्यूनरेशन कौन तय करता है? प्रेसिडेंट. सो अटॉर्नी जनरल कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. उसके अलावा जो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं कैग इंडिया के, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हमारे, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हुए जो कि 2 हैं, उनको भी हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं. उसके अलावा यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को भी ये अपॉइंट करते हैं. जितने भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं. एंड जो फाइनेंस कमीशन है और उनके चेयरमैन हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं. सो ऑन, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं. He can seek any information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for the legislation from the prime minister. यानी कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन घुमाएंगे और बोलेंगे कि इस चीज़ से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी फाइल लेकर के आए आप. तो ठीक है, इस तरीके से होता है. तो ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and any matter on which a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council. ये उन कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के कंडीशंस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे. ठीक है, किए भी हुए हैं काफ़ी बार. ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल ताकि सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट कॉपरेशन बना रहे. नेक्स्ट, ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि आपके दमन दीव में हुए. ठीक है, फिलहाल लद्दाख में, इस तरीके से. सो ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरियाज. एंड उनकी पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको यही देखते हैं प्रेसिडेंट. अब हमने एग्जीक्यूटिव पावर तो देख ली इनकी. अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं कि बेसिकली प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है. ये याद रखना कि ये हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पार्ट हैं. एंड इन्जॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर जो आज हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे जो कि हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे. जैसे कि ही कैन समन, प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड लोकसभा को डिसॉल्व करने की ताकत है इनके अंदर. ठीक है, बुला सकता है, समन यानी कि पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, इन्विटेशन देंगे क्या आइए. नेक्स्ट, प्रोरोग कर सकते हैं. ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा चेयर करते हैं, प्रोसाइड करते हैं. ओके, लेकिन बुलाता कौन है उसको? राष्ट्रपति तो बुलाते हैं. नेक्स्ट, ये पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और हर साल का पहला जो सेशन होता है राष्ट्रपति उसको एड्रेस करते हैं. नेक्स्ट, ये हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को मैसेजेस सेंड करते हैं वेदर दी विद रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज. ओके. He can appoint any member of the Lok Sabha to preside over the proceeding when the office of both the speaker and deputy speaker fall vacant. ठीक है, तो राष्ट्रपति की पावर है वो. सिमिलरली ये राज्यसभा में भी ऐसा ही करते हैं कि टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन वैकेंट हो जाती हैं तब. राइट. ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर राज्यसभा में फ्रॉम persons having the special knowledge of practical experience in the literature, science, art and social service. यहाँ से क्वेश्चन
अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी आप इसको जो है अच्छे से देख लें। 4 फील्ड है, लिटरेचर बिल्कुल सही, लिटरेचर, साइंस बिल्कुल सही, आर्ट एंड सोशल सर्विस। उसके अलावा ये 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के अंदर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि अब नहीं होते। ठीक है, कैसे अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज अ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये ही जो है डिसक्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर को करना हो तो इलेक्शन कमीशन और ये दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। इनकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है और परमिशन जरूरी है इन टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, जैसे कि एक बिल एक्सपेंडिचर फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अ बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, इस तरीके से। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, तब इनके जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, तब या तो वो इस बिल को अपना असेंट दे दें। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, वो अपना असेंट जो है इसको होल्ड कर लें। ठीक है, विदहोल्ड कर लें। थर्ड होता है कि ये बिल वापस रिटर्न कर दें। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल हुआ तो उनको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, तो और विद और विदाउट अमेंडमेंट, तब इनको उसको भी पास करना ही पड़ता है। ओके। नेक्स्ट, जब एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है और वो गवर्नर के लिए इसको रिजर्व कर लिया जाता है, मतलब गवर्नर उसको रिजर्व कर लेता है कि हम प्रेसिडेंट को इसको दिखाएंगे पहले, तब इसको साइन करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको साइन कर सकता है, उसका विदहोल्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को कि ये बिल जो है वो आप रिटर्न कर दो वापस से कंसिडरेशन के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर आप याद रखना, ये डिफरेंस है पार्लियामेंट के बिल और स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में, कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के पास कि अगर वापस से ये बिल पास कर दिया जाए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो प्रेसिडेंट उसको साइन करे ही सही। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, ही कैन प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, जब पार्लियामेंट और हाउसेस उसके सेशन में नहीं होते हैं तो वो ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। एंड दिस ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। तो अप्रूव कराना बहुत ज़रूरी है 6 हफ्तों के अंदर अंदर, ये याद रखना। एंड ही कैन ऑल्सो विदड्रॉ ऑर्डिनेंसेस, कभी भी किसी भी टाइम ये हटा सकते हैं इनको। नेक्स्ट, ये ही लेज अ रिपोर्ट ऑफ कैग, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन और अदर जो कमीशन है, जैसे कि आपके एससी एसटी ओबीसी कमीशन है, इनकी रिपोर्ट किनके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति इनको प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट के सामने रखाते हैं। ओके, सॉरी। उसके अलावा जो लास्ट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है ये रेगुलेशंस पास कर सकते हैं, बना सकते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, इन सब की। ओके, सो इन केस पुडुचेरी प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो जहाँ पर असेंबली है, तो मतलब पुडुचेरी के लिए स्पेशली बताया गया है, तब वहाँ पर अगर असेंबली डिसॉल्व है तब पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट वहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। एग्जीक्यूटिव हो गया, हमने बात कर ली लेजिस्लेटिव पावर्स की, अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स। तो मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन इज द मस्ट। नेक्स्ट, ही कॉज ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं। उसके अलावा कोई नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, यानी कि अगर ग्रांट के लिए डिमांड की जाएगी तब हमारे राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड ऐसा फंड है जो कि राष्ट्रपति के पास होता है एंड अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, राइट। ही कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को यही इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उनको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट, ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे। हाउएवर एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी वो बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी है। एडवाइस है तो एडवाइजरी होगी, राइट। इसके अलावा ये पार्डन की पावर इनके पास है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट एनी सेंटेंस जो कि किसी पर्सन को दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देख लो आप, जिस तरीके से कोई भी सेंटेंस दिया गया हो कोर्ट मार्शल के द्वारा, उसके अलावा यूनियन लॉ के खिलाफ अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, या फिर डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो, तो उनके अलावा उनके खिलाफ ये पावर है राष्ट्रपति के पास। डिप्लोमेटिक पावर की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुए, एग्रीमेंट हुए, जितने भी नेगोशिएशन होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं।
हावेवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जरूर अप्रूव करती है उनको, लेकिन किन के नाम पे होगा? प्रेसिडेंट। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, अफेयर्स में। एंड ये अपने डिप्लोमेट्स को रिसीव एंड सेंड यही करते हैं, जैसे कि एम्बेसडर्स हुए, हाई कमिश्नर हुए, एंड सो ऑन, राइट। बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। तो मिलिट्री पावर में ऐसा है कि ये हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडियन आर्मी हुई, इंडियन एयरफोर्स हुआ, ठीक है, या फिर इंडियन नेवी हुआ। तो इन सब के कमांडर इन चीफ कौन है? हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एंड ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो इमरजेंसी पावर अगर हम देखें तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 352 के अंदर। तीन तरह की इमरजेंसी लास्ट लेसन में डिस्कस किया हमने। प्रेसिडेंशियल रूल जो लगता है 356 एंड 365 के अंदर, उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये बेसिकली पावर्स हैं इनकी, राइट। अब बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। बात करते हैं वीटो पावर, और इसके अंदर हम, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी बेसिकली पार्लियामेंट के पार्ट है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। सो कोई भी बिल जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देंगे, जब तक वो कानून नहीं बन सकता, बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं जब भी कोई बिल इनके पास जाता है, तो इसको साइन करते हैं, हमने डिस्कस किया लेजिस्लेटिव पावर में। विदहोल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद अगर वापस आता है तो साइन करना पड़ता है। तो इसके अलावा इनके पास वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर का ऑब्जेक्ट टू फोल्ड है गाइस। पहला, कि जितने भी जल्दीबाजी में यहाँ पर लोगों को पास कर दिया जाता है, जिनका बहुत ही इल कंसिडर्ड किया जाता है लेजिस्लेशन को, बहुत ही लेस डिस्कशन होता है जिन लॉज पर, उसको प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर उन्हें लगता है कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर मॉडर्न स्टेट, अगर हम इन जनरल देखें, इन जनरल मॉडर्न स्टेट का जो सिस्टम है, तो चार तरह के वीटोज में डिवाइड करता है। इस तरीके के वीटोज को चार तरह के, 4 टाइप्स। पहला आता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड क्वालिफाइड, थर्ड सस्पेंसिव, एंड फोर्थ पॉकेट। अब मैंने यहाँ पर कलर कोडिंग कर दी है कि जो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो है, वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। क्वालिफाइड वीटो नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति ऑफ यूएसए के पास है। एब्सोल्यूट वीटो होता है दैट इज विद होल्डिंग ऑफ ए असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि रख ही दो उसको, कभी साइन मत करो, ठीक है। सस्पेंसिव, क्वालिफाइड देखते हैं पहले। क्वालिफाइड का मतलब होता है विच कैन बी ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजोरिटी, यानी कि अगर प्रेसिडेंट कुछ यहाँ पर ऑर्डर करता है या फिर बिल को डिसेंड करते हैं, तब लेजिस्लेचर ने अगर उसको हायर मेजोरिटी से ओवरराइड कर दिया तो लेजिस्लेचर का माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ यस बिल्कुल यूएसए में। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो की अगर हम बात करें, ये ओवररिडन कर सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो देयर इज इसका मतलब होता है नो एक्शन ऑन द बिल जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया है, ठीक है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है। सो जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। एंड द 3 वीटोज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो की। तो इसमें मैंने बताया कि विदहोल्ड कर लेते हैं अपने असेंट को, तो बिल क्या है, एंड हो जाता है और कभी एक्ट नहीं बन पाता है। तो दो केसेस में ये वाली पावर को यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट वीटो को। पहला, प्राइवेट मेंबर का अगर कोई बिल आता है तो, ठीक है। एंड दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती तब। और जब नई जो कैबिनेट आती है वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि इस बिल को अपना असेंट ना दे, तब ये वाली वीटो को इस्तेमाल किया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो को। 1954 में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस वाले वीटो का इस्तेमाल किया था पैप्सू अप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट रूल बेसिकली था पैप्सू स्टेट में उस टाइम पे, बट व्हेन बिल प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट ने इसको रिवोक कर दिया, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल को रिवोक कर दिया गया। 1991 में हम बात करें तो प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, इन्होंने भी सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल को पास नहीं होने दिया था बिकॉज इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें इस बिल को पास तो कर दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट का प्रीवियस रिकमेंडेशन नहीं लिया गया था इसके अंदर, इसलिए। सस्पेंसिव वीटो की बात करें तो जब भी मान लें कोई बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति अपनी सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करके उस बिल को वापस से लौटा देता है,
कि आप इस पर रिकंसिडर करें। लेकिन अगर इसको वापस से सेंड किया जाता है और वापस से पास कर दिया जाता है बाय द पार्लियामेंट हाउसेस, तब प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर नहीं होती और वो उसको वापस से नहीं सेंड कर सकता, और प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है ये कि आप उसको साइन करें। जबकि तो मतलब वो भी सेम मेजोरिटीज है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, लेकिन यूएसए में वो स्पेशल मेजोरिटी होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो मनी बिल है उस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। ओके, यानी कि अगर मनी बिल आया उनके पास पास होकर के, तो ही हैज़ टू साइन द बिल। नॉर्मली ऐसा होता भी है नहीं है कि इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब भी मनी बिल जाता है तो वो साइन कर ही देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मनी बिल को इंट्रोड्यूस ही इनके प्री कंसिडरेशन और प्री रिकमेंडेशन से किया जाता है, राइट? यानी कि इन्हीं से पूछ करके कोई काम किया गया हो, तो इन द एंड हाउ कैन अ प्रेसिडेंट डिक्लाइन टू साइन द बिल विच ही गेव परमिशन टू इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट बात करते हैं पॉकेट वीटो की। तो ये ऐसी यूनिक पावर है, यूनिक वीटो है राष्ट्रपति के पास। इसमें या तो ना तो ये रेटिफाई करते हैं, ना ही ये रिजेक्ट करते हैं, ना ही रिटर्न करते हैं बिल्कुल। तो क्या किया जाता है इसके अंदर? इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक पावर है कि ये बिल को है ना पेंडिंग रख सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कि अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और भूल जाते हैं और इसको साइन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है कि ये जो पावर है ना, उसमें कोई एक्शन नहीं लेना होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑन द बिल। इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये जो वीटो वीटो पावर है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है, तो ये कभी भी अपना डिसीजन दे सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। सो यूएसए में ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, प्रेसिडेंट हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 10 days, अगर रिकन्सिडरेशन के लिए उनको देना है तो, राइट? हैंस इट इज़ मार्क दैट द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट जो है ज़्यादा बिग है, बड़ी है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो 1986 में ज्ञानी जो हमारे प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, उन्होंने पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज किया इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल का। एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। सो जो कि पता है ये बिल क्या करता था, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड, इसीलिए। सो यस, 3 years इन 1989 में नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हुए हमारे आर वेंकट रमन, ये बहुत ही एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बिल को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, लेकिन उस टाइम पे न्यू फ्रंट गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आ गई थी, जिन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया, राइट? सो इट शुड बी नोटेड दैट कि जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पास नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये अभी तक हमने बात करी वो जनरल लॉ के और लेजिस्लेटिव बिल्स थे, लेकिन जब अमेंडमेंट बिल आती है ना, तब कोई भी प्रेसिडेंट के पास वीटो नहीं है। जैसे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था, उसने इसको ऑब्लिगेटरी बना दिया प्रेसिडेंट पे कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो वो आपको साइन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है नहीं उसके लिए। ओके, अब स्टेट लेजिस्लेशन जब आता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की क्या क्या वीटो है? तो देखो, प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशंस ऑल्सो, अगर कोई बिल पास किया जाता है स्टेट लेजर के द्वारा, तो वो जब भी एक्ट बनेगा जब गवर्नर उसको असेंट देगा, या फिर प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ अगर बिल रिजर्व कर दिया गया। तो जब एक बिल पास होगा तब, और उसको गवर्नर का अपना असेंट दिया गया है, तो उसके बाद 4 अल्टरनेटिव होते हैं। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, गवर्नर पढ़ेंगे हम जब बताऊंगा, ठीक है? सो जब वो अपना बिल को असेंट दे सकता है, सेकंड वो अपना असेंट को विद होल्ड कर सकता है, थर्ड रिटर्न कर सकता है, और फोर्थ है जो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो वीटो पावर जो प्रेसिडेंट की पावर है, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, उसको अगर हम देखें तो सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड। सो विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल, तो इसको रेटिफाई किया जा सकता है, इसको रेटिफाई किया जा सकता है, ठीक है? कैन बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर सकते हैं वो, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? मनी बिल के अगर हम देखें तो मनी बिल को वो रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं स्टेट के टाइम पे भी, लेकिन इस कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, रिटर्न नहीं कर सकते वो, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि दे कैन ओनली बी रेटिफाइड, ठीक है? तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है? सेम कैसे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्डनिंग पावर देख लो भाई, राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी पर्सन को जो कि कन्विक्टेड है कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड, उसको पार्डन किया जा सकता है। पहला, पनिशमेंट और द सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस, हमने डिस्कस कर लिया ये। अब डिटेल में देखते हैं कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है? टू फोल्ड ऑब्जेक्ट है इसके। पहला, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग द जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, अगर जुडिशरी से कोई गलती हो गई है तो एक तरीका है ये इसको सही करने का। सेकंड, टू अफोर्ड रिलीव फॉर अ सेंटेंस,
विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज अनड्यूली हार्श, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्श जजमेंट है तो उसको ये सही करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग, मतलब ये प्रेसिडेंट के कॉन्शियस पर डिपेंड करता है। तो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो क्या क्या इंक्लूड करती है, तो वो है पहला पार्डन। पार्डन का मतलब होता है इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देता है कन्विक्ट को फ्रॉम ऑल सेंटेंस पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन से, यानी कि पूर्ण तरीके से रिहा कर देगा। अगर कोई डेथ सेंटेंस वाला है ना तो उसको रिहा कर देगा पूर्ण तरीके से, तो ये होता है पार्डन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। कम्यूटेशन का मतलब है इट डिनोट्स दैट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन। अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तो उसको बदल करके वो राइगरस इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको विच में बी फर्दर कम्युनिकेटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे हैं आपको, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, ठीक है। थर्ड आता है रेमिशन। हमने बात कर ली पार्डन की, हमने बात कर ली कम्यूटेशन की, अब बात करते हैं रेमिशन की। रेमिशन मतलब होता है इट इम्प्लाइज दैट रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। यानी कि अगर किसी को राइगरस पनिशमेंट दी गई है 2 साल के लिए किसी क्राइम के अंदर, तो उसको 1 साल के लिए कर दिया जाएगा रेमिशन, रेमिट कर दिया जाएगा, टाइम कम कर दिया जाएगा। नेचर ऑफ पनिशमेंट और कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है इट डिनोट्स अवॉर्डिंग ऑफ अ लेजर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। वो कैसे, जैसे कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी पर्सन की, या फिर प्रेग्नेंट है वुमेन ऑफेंडर, तो उनको लेजर सेंटेंस दिया जा सकता है अंडर द रिस्पाइट, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्पेशल फैक्ट होने चाहिए। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब है यहाँ पर इट इम्प्लाइज द स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। यानी कि किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो टेम्पररी पीरियड के लिए उसको रोका जा सकता है, तो इट इज कॉल्ड रिप्राइव। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि इस टाइम फ्रेम के अंदर वो राष्ट्रपति से या तो कम्यूटेशन मांग लें या पार्डन की बेसिकली की दया याचिका लगाएं। देखो, राष्ट्रपति के अलावा जो गवर्नर है ना, अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास भी ऐसी पावर्स होती हैं। तो गवर्नर भी पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिट कर सकता है, किसी भी पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ओके, अगेंस्ट द स्टेट लॉ, अगर स्टेट लॉ की अगर हम बात करें। बट जो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर है ना, वो डिफर करती है प्रेसिडेंट से। कैसे, 2 एस्पेक्ट है इसके। पहला, प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के भी जजमेंट्स को के मतलब अगर कोई पनिशमेंट दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट मार्शल, तो उसको पार्डन दे सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। सेकंड, अगर प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन दे सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं दे सकते, ठीक है। इवन इफ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, यानी कि स्टेट के अंदर दिया गया हो, तब भी नहीं हो सकता। सो द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर, यानी कि डेथ सेंटेंस और इस तरीके के सेंटेंसेस को। हाउएवर, गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, यानी कि लेकिन पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है। सो गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट की हैव कॉन्करेंट पावर इन रिस्पेक्ट टू द सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस, ये हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को डिफरेंट केसेस के अंदर, एंड उन्होंने कुछ प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रेजेंट किया कि इस बेसिस पे ही आप जो है इस तरीके की कर सकते हैं। पहला, अगर पिटिशनर मर्सी की अपील करता है, हैज़ नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट है कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। कोर्ट के से डिफरेंट व्यू में वो इसको इन्वेस्टिगेट करें या फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसका एग्जामिनेशन करें। नेक्स्ट, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ यूनियन कैबिनेट। ओवरऑल बात किस पे आ जाती है, कैबिनेट पे, यानी कि सब कुछ करता कौन है, आपके कैबिनेट है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर, यानी कि अगर उन्होंने कोई चीज़ को पार्डन दे दिया, यानी पार्डन दे दिया किसी को, तो उस रीज़न को प्रेजेंट करने के लिए वो बाउंड नहीं है, ओके। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट है वो कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम सेंटेंस दैट ही रिगार्ड एज अनड्यूली हार्श बट ऑल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक। एविडेंट मिस्टेक भी की जा सकती है, यानी कि कोई फैक्ट मिस हो गया, मिस इंटरप्रेट हो गया, इस तरीके से। सो देर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर पुष्टि की गई। नेक्स्ट, जो एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट वाली पावर को इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट where the presidential decision is arbitrary, irrational, malafide और discriminatory।
ये होंगे हाई जज, हाई जो लेवल केसेस होते हैं ना उसके अंदर होता ही है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं ले रहे हैं आपका, नहीं हो सकता, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी है तब तो जुडिशियल रिव्यू होगा। नेक्स्ट, जब where the earlier petition for mercy has been rejected by the president, stay cannot be obtained by filing another petition, तो ये भी कंसिडरेशन किया जाता है। बात करते हैं ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, ओके, ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 120, आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करने का पावर देता है। कब देता है? क्योंकि जब पार्लियामेंट का रिसेस चल रहा हो, यानी कि पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो ये जब भी ऑर्डिनेंसेस को लाया जाएगा तो वो एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जितना पावर होता है, फोर्स होता है, उतने ही फोर्स से इसको भी माना जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन याद रखना ये परमानेंट एक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ टेम्परेरी लॉज होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, काफ़ी बढ़िया पावर है। इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विद द अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स पे, अगर कभी कुछ लॉ लाना है और ऑर्डिनेंसेस की, किसको नहीं पता गाइज, हाँ, CAA पहले, आई मीन जो ये फार्म लॉज हैं उनको भी पहले ऑर्डिनेंस के तौर पर ही लाया गया था, बाद में उनका लॉ बनाया गया और आज उनको हटा दिया गया वापस से, ओके। लेकिन ये बेसिकली 4 लिमिटेशंस हैं गाइस इसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। कैसे? पहला, ये ऑर्डिनेंसेस को जब भी कर सकता है जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो। तो क्योंकि अगर एक हाउस भी सेशन में नहीं होगा तब कानून तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस इशू जब भी होगा जब ओनली वन हाउस इज इन सेशन, बिकॉज लॉ कैन बी पास बाय बोथ द हाउसेस एंड नॉट बाय वन हाउसेस, ये मैंने बता दिया, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर, ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट दी सर्कमस्टांसेस, को ज़रूरी है एकदम कि इस तरीके की नेसेसरी है कि इमीडिएट एक्शन इस पे लेना ही चाहिए। कूपर केस हुआ था एक 1970 में। तो आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज़ हमारे चैनल पे है, आप उसको एक बार देखना, काफ़ी अच्छे से नए एक्ट्स उसके अंदर ऐड होंगे बहुत जल्दी। और जब तक के लिए जितने एक्ट्स हमने ऐड करी हैं उसके अंदर उसको देखो आप। कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू का उसका हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड और जो है अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, आई मीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। हालांकि जो 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने कहा कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन ही फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। बट ये प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट ने हटा दिया कि प्रेसिडेंशियल का जो है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? थर्ड लिमिटेशन है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन, यानी कि विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इसकी दो इम्प्लीकेशन है। पहला, एक ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, यानी कि अगर जो लॉज पार्लियामेंट बना सकते हैं उसी पर ही जो ऑर्डिनेंस आ सकते हैं। सेकेंड, ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे भी होता है। जैसे कि एक ऑर्डिनेंस अगर मतलब इसको अब्रिज करना हो, तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करने के लिए बनाया गया हो, तब उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। नेक्स्ट, एवरी ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस, जब वो रीअसेंबल होगी या नया सेशन बैठेगा, ठीक है। और अगर इसको अप्रूव किया जाता है तभी एक्ट बनता है, नहीं तो उसको खत्म कर दिया जाता है, ओके। 6 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली अगर उसको पास नहीं किया गया तो, ठीक है। और अगर पास करके रिजेक्ट करते हैं तब तो हो ही जाता है, ओके। सो द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो बी सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब सीजन, अगर रिजोल्यूशन को डिसअप्रूव कर दिया जाता है, बता दिया मैंने, ओके। अगर कोई आपसे कहे कि मैक्सिमम लाइफ क्या है ऑर्डिनेंस की, तो वो है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ठीक है। तो 6 वीक्स ये वाले और 6 मंथ और ऑर्डिनेंस के आने तक की जो टाइम पीरियड है। देखो, इसको बोला तो डिस्क्रिशनरी जाता है, लेकिन ये है नहीं डिस्क्रिशनरी, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बेसिकली एडवाइस करेगा राष्ट्रपति को किस तरीके के ऑर्डिनेंस आप इशू करो, और जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऑल पावर इज इन हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो किसी भी टाइम को इसको विड्रॉ किया जा सकता है, ओके। जैसे कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, उसी तरीके से एक ऑर्डिनेंस भी रेट्रोस्पेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो एक्ट बेसिकली इन फोर्स में आता है तब उसको मॉडिफाई, रिपील किया सकता है उस एक्ट को पार्लियामेंट के, और कोई भी अनदर ऑर्डिनेंस को। इट कैन ऑल्टर एंड अमेंड टेक्स्ट लॉ ऑल्सो, हाउएवर इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए नहीं होता, बस जो बेसिक लेजिस्लेशन किए जाते हैं लॉ, उसी के लिए ऑर्डिनेंसेस को इशू किया जाता है, ओके। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रादर अनयूजुअल एंड नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जैसे कि USA में भी नहीं है, UK में भी नहीं है इस तरीके की पावर।
सो भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा बेसिकली बेसिकली इसके जस्टिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने सिंपल सादा बात बताई कि अगर कोई अनफोर्सिन और इमीडिएट कॉज आ जाता है तो, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट हमारे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट हैज़ नो नेसेसरी कनेक्शन विद द नेशनल इमरजेंसी इन द आर्टिकल 352। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज अ नो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, राइट, इस तरीके से। सो जो रूल्स ऑफ लोकसभा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। द रूल्स ऑफ लोकसभा रिक्वायर दैट वेन एवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस is introduced in the House, a statement explaining the circumstances that had necessitated immediate legislation by ordinance should be placed before the House। जब भी रूल्स ऑफ लोकसभा के अंदर ये मेंशन है कि जब भी बिल आएगा ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, तब उस टाइम हाउस के अंदर ये भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में क्या नेसेसिटी थी कि लेजिस्लेशन को लेकर के आया गया, तो सिचुएशन भी बतानी पड़ती है। सो फार नो केस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। अब एक डीसी वाधवा केस आया था 1987 में, ये एक रिलेवेंट है कि 1967 से लेकर के कोर्ट ने बेसिकली इस केस में कहा कि 1967 से 1981 के अंदर जितने भी बेसिकली गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमलगेटेड 256 ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, इन्होंने बताया इसके बारे में, रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई कि इस टाइम के बीच में जो बिहार के गवर्नर हैं उन्होंने 256 बार ऑर्डिनेंसेस लेकर के आया, एंड ये जो है वो 1 साल से लेकर के 14 साल तक इन्फोर्स रहे हैं, ठीक है। सो इतना ज़बरदस्त यहाँ पर मिसयूज़ होता है ऑर्डिनेंसेस का। सो द कोर्ट रूल्ड दैट सक्सेसिव प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस with the same text without any attempt to get the bills passed by the assembly would amount to the violation of the constitution। यानी कि बिना चेंज करे ही अगर एक ऑर्डिनेंस को लेकर के आ रहे हो, बार बार उसी को आप रीशू किए जा रहे हैं, वापस प्रोमलगेट किए जा रहे हैं विदाउट एनी चेंजिंग और विदाउट एनी ट्राइंग टू मेक इट अ बिल और रिप्लेस बाय द बिल, तब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और जो जुडिशरी इसको स्ट्रक डाउन कर सकती है फिर। और ये भी कहा गया इस वर्डिक्ट के अंदर कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना, वो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की या फिर पार्लियामेंट की, वो सब्सटीट्यूट बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सब्सटीट्यूट नहीं है लेजिस्लेटिव पावर की, ये कहा गया इसके अंदर। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है राष्ट्रपति की, ये लास्ट पार्ट है हमारा, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल। हालांकि ये बात कही गई थी काफ़ी बार कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्रेसिडेंट की इस पोजीशन को बताते हुए कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द इंडियन यूनियन है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन उनको बोला जाएगा, और ये टाइटल जो है ऑफ द फंक्शनरी रिमाइन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो मॉडल वही है। तो बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ द नेम्स देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, ठीक है, तो नाम सेम है काम अलग है, ये कहा गया, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में ऐसा नहीं है, और ये जैसे कि किंग होता है ना यूके में, ब्रिटेन में, तो उस तरीके से एक नॉमिनल हेड है। तो 3 आर्टिकल यहाँ पर हमको जानने की बहुत ज़रूरत है, आर्टिकल 53, 74 एंड 75, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट को क्लियर करते हैं। पहला आर्टिकल 53 देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट है, लेकिन एक्सरसाइज की जाएगी डायरेक्टली थ्रू दी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी इनके अंदर यूज करता है। सो देयर शैल बी, ये हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 74 की। 53 हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर द यूनियन इसी के अंदर वेस्ट है, लेकिन ये थ्रू जो इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू ये पावर वेस्ट है, ठीक है, और उनके थ्रू इसको फंक्शन किया जाता है। नेक्स्ट 74 में ये लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो होंगे टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शेल इन एक्सरसाइज द फंक्शन, ओके, एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, यानी कि यही लोग इनको एडवाइस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें स्टैंप लगाते जाने काम करते जाना। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है थर्ड हमारा आता है आर्टिकल 75, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेल्फ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, एंड दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, तो उसमें क्या था कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है उसकी एडवाइस से बेसिकली बाउंड है, यानी कि उनको माननी पड़ेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसको जनता गवर्नमेंट ने जो किया था, उन्होंने अथोराइज किया कि प्रेसिडेंट टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज, यानी कि रिकंसिडर के लिए बोल सकते हो।
However, he shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. In other words, अगर हम देखें, यानी कि प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है अ मैटर वंस फॉर रिकंसिडरेशन टू द मिनिस्टर, बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस शेल बी बाइंडिंग। ठीक है, तो बस ये एक चेंज किया गया। 42 में कहा था कि अगर एक बार जब बात बोलती कर दो चुपचाप, लेकिन 44 में कहा गया कि अगर एक बार कुछ बात बोल दी गई तो आप उसको वापस से रिकंसिडर करने के लिए भेजें, लेकिन अगर वापस अगर वही सेम आती है या फिर कुछ चेंज करके आते हैं तब उसको वो बाइंडिंग है। दूसरी तरफ बात करें तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, हालांकि इनके पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शंस हैं। कैसे? जो प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन दैट इज विदाउट एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि अपनी पावर और अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कब करता है राष्ट्रपति, यानी कि इस टाइम पे एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट की पावर है, यानी कि कोई और इनको एडवाइस नहीं करता। पहला, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ये खुद से करते हैं। जब कोई पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती लोकसभा में, तब प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया जाएगा, तब ये पावर है राष्ट्रपति की। ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ हो जाती है, ठीक है, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता तब। सेकंड, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये भी एक पावर है, इसलिए थोड़ा डर के रहो इनसे। सेकंड सेकंड हो गया। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट दिस मेजोरिटी। कभी भी खत्म कर सकते हैं लोकसभा को अगर उन्होंने मेजोरिटी लूज कर दी तो। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति ऑफ भारत। नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक सेकंड मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री के अंदर। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो और जितना हो सके उतना इसको स्प्रेड करो। मुझे पता नहीं था कि इसकी लाइक जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, वो इस तरीके से कि अगर आप लाइक नहीं करोगे किसी वीडियो को तो वो उनको पहुंचने ही नहीं देगी, ठीक है, वाइडर ऑडियंस तक। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे, तो प्लीज़ शेयर करें और जितना हो सके इतना सपोर्ट करें।